बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, वीकेंड आपका बेहतरीन गुजरा होगा। दुनिया में जी क्या हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा और हम इस पे बार बार बात कर रहे हैं जी। ईरान पर अमेरिकन हमलों के बाद मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो चुकी है। अमेरिका ने जी तारीख का सबसे बड़ा B-2 बमबार हमला किया है। ईरानी एटमी प्रोग्राम तबाह करने के हवाले से अमेरिका ने दावा भी किया है। 7 B-2 बमबारों और 125 तैयारों ने इसके जो हमला है इस सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया और फर्दो, नजर और अस्फहान के जो हसास जौहरी मराकज़ हैं उनको निशाना बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जी ईरान ने कहा है कि अगर ईरान पुरअमन ना रहा तो आइंदा हमले में मज़ीद सख्ती आएगी। तेहरान के पास अब भी वक्त है कि अमन की तरफ लौट आए, ऐसा भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान ने जी अमेरिकन हमलों को रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अब सिफारतकारी की कोई गुंजाइश नहीं रही। जौहरी तनसीबात पर अमेरिकन हमला नाकाबिले माफ़ी खिलाफ वर्जी है, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और जवाब देंगे भी। दूसरी तरफ जी ईरान और इजराइल के दरमियान जो कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हंगामी इजलास बुलाया गया है, जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका के इस इक़दाम की खुलकर मुखालफत की। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाना इस पर शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। सलामती काउंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात करे। ईरान के हक़ की दिफा है उसकी भरपूर हिमायत भी करते हैं, ऐसा भी कहा गया जी। ईरानी मंदूब ने इस हवाले से कहा कि ईरान पर अमेरिकन हमले का भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। अब ये जो मामला शुरू हुआ है इसका क्या एंड है और इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें अमेरिका की जानिब से ये इक़दाम कि ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाना, इस सारे ऑपरेशन से जो आला तरीन अमरीकी हुकाम भी लाइम रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अब मुज़ाकरात की तरफ आ जाए वरना हमले मज़ीद तेज़ होंगे। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया, जिसमें अस्करी क़यादत और आला हुकूमती शख्सियात जो हैं इस खत्ते की तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगी। इस वक्त हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया। सर, ये जो ईरान और इजराइल कशीदगी का मामला है इस पे ये तो बहुत दिनों से हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं और अमेरिका की जानिब से पहले सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन ये इस सारे ऑपरेशन को आप किस तरह से देखते हैं और ये मामला अब किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? जौहर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, इनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं जनाब। ये जिस ऑपरेशन का मैं जिक्र कर रही हूँ इसका नाम जी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया गया, जिसमें जदीद तरीन B-2 बमबार तैयारों मिसाइल्स के ज़रिए टारगेट किया गया, जो आप इमेजेस भी देख रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जो है ज़ाहिर है 1 घंटे 20 मिनट के अंदर ये सारा ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें ईरानी जो एटमी प्रोग्राम है अमेरिका की जानिब से कहा गया कि जी हमने इसको तबाह कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो 3 ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया और इसमें जो अब हमलों में तेज़ी के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अब भी ईरान पुरअमन मुज़ाकरात की तरफ या बातचीत की तरफ नहीं आता तो ये हमले मज़ीद तेज़ होंगे। चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, इन सब ने खुलकर मजम्मत की है इस सारे मामले को, क्योंकि ज़ाहिर है इससे मशरिक़े वुस्ता की जो सूरत हाल है उस पर बहुत जो कशीदगी ऑलरेडी चल रही है उसको मामले को मज़ीद
एस्केलेट होना ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का खुदा ना खास्ता ये कंसर्न अपनी जगह मौजूद है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमला है इस पर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कहा है कि हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है और ईरानी सदर से राबता भी हुआ है। साथ साथ ये भी मेंशन और साफ कहा गया कि जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल नहीं हुई। मुज़ाकरात और सिफारतकारी का जो रास्ता है वही आगे रास्ता है, इस तरह भी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये जो एलामिया है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुआ है इसमें पाकिस्तान ने अपना जो एक तामीरी प्रोडक्टिव रोल है इस हवाले से भी पेश करने का कहा है कि इस सारे मामले को डीएस्केलेट करने के अंदर पाकिस्तान जो है अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। साथ साथ जी ईरानी मीडिया ने भी ये दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को हमले की पेशगी इत्तला भी दी थी, ये भी खबरें आ रही हैं। जॉर्ज सलीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले मैं सवाल आपकी जानिब रखूंगी। इस बार ये जो पहले तो हम स्टेटमेंट्स की हद तक देख रहे थे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से ये मिडनाइट हैमर के नाम से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इससे आप मामलात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं सर? देखिए, मेरे लिए तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो अपने कमेंट्स में जिस तरह से कह रहा था उसमें चीज़ें उसी तरफ जा रही थी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है इसराइल की और अमेरिका की। जब अमेरिका ने 2 महीने पहले अल्टीमेटम दिया था तो उस वक्त इसराइल ने तो नहीं दिया था, अमेरिका ने दिया था अल्टीमेटम, और उसके एग्जैक्टली 61 दिन का ये स्ट्राइक शुरू हो गई। उसके बाद जो है ये देखें दोबारा से फिर जब मुज़ाकरात शुरू हुए और उसके बाद अमेरिका ने शायद 2 हफ्ते, लेकिन 2 हफ्ते की बात ट्रंप ने की थी। उन्होंने कहा 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं डिसाइड करूंगा, बेशक वो एक दिन बाद करते या आखिरी दिन करते थे। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेसिकली इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया था और ताकि उनको पता न चले ईरानियों को कि रिएक्ट कब करेंगे वो। और ये इस चीज़ से भी इसके वाहिद बनते हैं कि अमेरिका के अखबारों में आया है कि जी उन्होंने पहले एक बैच भेजा सियारों का, फिर दूसरा बैच भेजा एज ए डिकॉय, ताकि पता न चले कि कौन से बैच में अटैक करना है। तो बिल्कुल उसका सरप्राइज का एलिमेंट था, लेकिन जाहिर है कि इसके बाद एक बहुत मटीरियल चेंज आई है सिचुएशन में। अब अमेरिका टेक्निकली जंग में शामिल उसका तो हो गया है, लेकिन मैं पहले भी कह रहा था कि ईरान के पास कोई बहुत अच्छी ऑप्शन भी नहीं है। एक तो वही ऑप्शन है मिसाइल्स जो है वो खेलते रहे उनसे इसराइल से, जिनकी जो है किसी हद तक वो ज़्यादा नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो अमेरिका की किसी बेटी से अटैक करते हैं, उनकी बहुत सी बेटीज हैं इस रीजन में। तो अगर उस पर अटैक करते हैं तो फिर अमेरिका से बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आएगा। पहले एक बार वैसे उन्होंने अटैक किया था, उनसे एक मिसाइल जो है अमेरिका की बेस पे गिरा था और उससे जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए थे। इसी तरह जो तीसरा ऑप्शन है वो ये कि वो इसको जो है फॉर्मल जो है या अपना इसको बंद करते हैं। अगर वो भी बंद करें तो वो टेम्परेरीली कर सकते हैं, क्योंकि वो बंद करेंगे अपनी आबदोजों वगैरह के साथ या और कोई जो फायर पावर है। लेकिन उनकी देखिए आज की दुनिया में नेवल फायर पावर जो है विदाउट एयर पावर वो बहुत इफेक्टिव होती है। तो अमेरिका यहाँ पे 500 बैरी बेड़ा है इधर और बहुत ज़्यादा उनकी नेवल फोर्स मौजूद है, इसलिए वो उसको फिर बहुत ही क्लियर कर देंगे अगर वो नेवल वो अपना ब्लॉकेज करते हैं उसका अपना एवरमुस का। तो इसलिए ये कोई अच्छी ऑप्शन नहीं। मैं सबसे ज़्यादा जो समझता हूँ, जो मैं पहले भी कहता रहा, इसको तो सारा ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो ये है कि रशिया और चाइना का स्टैंड लेते हैं। अभी तक तो वो सफारती हमायत कर रहे हैं सिर्फ ईरान की, लेकिन क्या उससे पार्टी जाते हैं। अभी जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, आज उनकी मुलाकात हुई है सदर पुतिन से, उस मुलाकात के बाद चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी कि रूस किस हद तक स्टैंड लेता है। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब सीरिया में रजीम चेंज की कोशिश की थी अमेरिका ने और दूसरी मजहबी ताकतों ने एक टाइम पे, तो उसको जो है बशर अल असद के खिलाफ तो उसको चीन, चाइना और रशिया ने मिलकर उसको रोक दिया था और बहुत सालों तक से वो रिलीज चलता रहा और बशर अल असद को नहीं निकाल सके। लेकिन दोबारा से जब उन्होंने कोशिश की, अभी कुछ ऐसा पहले से चाइना और रशिया उसमें नहीं आए बिल्कुल भी, और बहुत आसानी से वो गवर्नमेंट टॉपल हो गई। इससे चाइना और रशिया के रोल की अहमियत वाज़ेह होती है कि अगर वो आएंगे जो है ना
मोर देन द डिप्लोमेटिक स्किल, इत्तेफाकी फिक्र पे नहीं बल्कि उससे ज़्यादा अगर वो कोई मटेरियल सपोर्ट देना शुरू करते हैं ईरान को, मतलब कोई असलहे की या कोई अल्टीमेटम दे दें। देखिए एक वो सदर मेदवेदेव जो है, जो साबिक रशियन प्रेसिडेंट थे, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है कि आप अब ईरान को उसकी वेपन्स की बात कर रहे हैं, तो उनको न्यूक्लियर वेपन्स को और वो भी तो दे सकता है। अब ये सिर्फ एक किस्म की वो वेल थ्रेट है जिसको कहते हैं ना कि इशारा है कि अगर रशिया इंटरव्यू करना चाहे तो रशिया तो कुछ भी कर जाएगा, उनको किस्म की भी वेपन्स दे सकता है। तो अब मेरा ख्याल है ज़्यादा इस पर डिपेंड करेगा। अब चाइना और रशिया जाहिर है बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, अभी उनका तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मॉडल जो है अभी जनवरी में ही साइन हुआ 20 साल का ईरान और रशिया का, वो उसको इस तरह बिल्कुल तनहा छोड़ दें कि वो उससे डेवस्टेट हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जौहर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, मैं चाहूँगी एक सवाल मैं ईरान के हवाले से भी कर लूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये मामला एस्केलेट हुआ था और इजराइल की जानिब से पहले ईरान के ऊपर अटैक किया गया, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको टारगेट बनाया गया और उसके बाद फिर बार बार यही होता है, चाहे वो इस्माइल हनिया साहब हों या दीगर लोग हों, जिस तरह से इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है या नेटवर्क है उसने ईरान को डैमेज किया। और बाद में इस सारे मामले में ईरान ने जब रिटेलिएशन का भी सोचा, लेकिन उससे पहले जो उनकी इंटरनल इंटेलिजेंस, आप उसको कॉम्प्रोमाइज्ड इंटेलिजेंस कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू था। और अभी भी डू यू थिंक कि दिस इज़ एन इशू कि अगर ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड इंटेलिजेंस अपनी जगह, लेकिन अगर ईरान रिटेलिएट करता है, क्योंकि अब वज़ीर दिफा की जो ईरानी वज़ीर दिफा है उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया है कि अब सफारतकारी या मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश रही नहीं है, लेकिन आपने भी बात की कि ईरान के पास कोई और बेहतर ऑप्शन मौजूद भी नहीं है, तो ईरान को अपने स्टैंड को डू यू थिंक कि एक सेकंड थॉट देनी चाहिए और देगा? देखिए एक तो आपने इंटेलिजेंस जो है ना इंटेलिजेंस की बात की, तो इजराइल की इंटेलिजेंस तो ईरान में साबित हो गई है ना कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन जितना से उन्होंने अपनी वो कार्रवाइयाँ की है तो मुमकिन ही नहीं था अगर उनकी पूरी वहाँ पे एक्सटेंसिव नहीं होती इंटेलिजेंस। इसी तरह ईरान की कोई इंटेलिजेंस इजराइल में मौजूद नहीं है, तो उसका तो वो दूसरा फिर उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। तो ये जाहिर है कि ये भी बहुत बड़ा हैंडीकैप है। जो उनके मिजल्स वाली ऑप्शन है, मिजल्स की ईरान के जो है ना उसकी वो कैपेसिटी को इरोड कर रहे हैं वैसे, उनकी वो जो मिजल लॉन्चिंग साइट है डिस्ट्रॉय कर अभी के करीब उन्होंने कर दी है डिस्ट्रॉय, तो वो भी आने वाले दिनों में थोड़ी कम होती जाएगी उनकी मिसाइल जो है इजराइल पर। तो इसलिए वो भी कोई इतनी अच्छी ऑप्शन जो है वो शायद इतनी कारआमद ना रहे आने। तो अब जो ईरान के पास ऑप्शन है मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और रशिया क्या चांस देगा। मेरा अंदाजा ये है कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर के पास मिलेंगे पुतिन से और सारी मुलाकात होगी, रशिया का रूस का मौक़िफ़ के बाद हो जाएगा, तो फिर ईरान एक अपनी पोजीशन से बाहर जाएगा। अगर उनको चाइना रशिया से सपोर्ट मिल जाती है तो फिर ये रेजिस्टेंस थ्योरी जारी रखेंगे और ये फिर इसी तरह चलेगा और जब तक कि उनको के अच्छा रास्ता नहीं मिलता। और अगर ये उतना से नहीं उनको मिलती सपोर्ट चाइना और रशिया की, फिर उनके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एक पोजीशन से दोबारा मुज़ाकरात की नींद क्या करेंगे और फिर जाहिर है उनको बहुत ही शराइत ऐसी माननी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर 0% जो है वो रखेंगे यूरेनियम आप बिल्कुल भी असलूदा नहीं कर सकते, और फिर शायद ये शक्ति रखें कि ये मिसाइल कैपेसिटी होती है आपकी, ये भी आपको खत्म करना, तो वो फिर ईरान के लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है ना नरम शराइत नहीं होगी, बल्कि पहले से भी बहुत सख्त होंगी। ठीक हो गया। अच्छा तो पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से ज़ाहिर है अभी हम चीन, रूस और इसकी पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है और ईरान को हमने हमेशा से जो कह रहे मॉरली सपोर्ट भी किया है, जबकि हम अपने उस इंडिया पाकिस्तान एपिसोड के हवाले से देखें तो ईरान हैज़ बीन देयर फॉर अस। लेकिन अब पाकिस्तान का स्टांस, और चूँकि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इजलास बुलाया है, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिकली एक इम्पॉर्टेंस है वो अपनी जगह पे बरकरार है। और दो के अभी रिसेंट टाइम्स में हमने अपने अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे थे। आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए सारी सूरत हाल को डिप्लोमेटिकली क्या स्टांस अपना के और किस तरह से हैंडल करना पड़ेगा? देखिए मेरे ख्याल पाकिस्तान का स्टांस जो है, पाकिस्तान का जो इसका डिप्लोमेटिक स्टांस है वो बहुत अच्छे से वाज़ेह ठीक है, वो लॉन्ग टर्म पोजीशन है। एक तो ये है कि जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, और
भी आप खुद भी कहता है ताकि उनके सुप्रीम लीडर का एक फतवा भी है कि ये गैर इस्लामियों के मदद से हम तो ये नहीं कहते, तो वो जो है उस सूरत में जो है जाहिर है कि बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो ना बनाए, और लेकिन साथ मसला पुरअमन तरीके से हल हो, ये मुज़ाकरात के जरिए इसमें कोई मददी यूज ना हो, इंटिमिडेशन हो रही है, प्रोटेस्ट धमकियाँ हो रही है, चाहे कि उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेट की जो है ना जाते की गलियाँ उड़ा दी गई हैं, और इसी तरह जो है बाकी जो चला है इसी गलियाँ उड़ा दी गई है, वो जो है इसका खुद से साफ है आपसे वो जब सही से जाता है आप उनसे वायलेट करती हैं इस खत्े की काफी के लिए जो है ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, और इससे जाता है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में ज्वाइन किया। जौहर सलीम हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर एम्बेसडर, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब कुछ इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जो हमने ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे कि ईरान और इज़राइल के दरमियान जो ये बढ़ती हुई कशीदगी है, इसने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को तो ख़राब किया ही है, लेकिन बल्कि पूरे ख़त्े की अगर बात की जाए तो मईशत जो है गैर यकीनी से दो चार हमें नज़र आ रही है। सबसे पहला और फौरी असर जो है वो ख़ाम तेल की कीमतों पर पड़ा है, जो कि बतदरीज ऊपर जा रही है। अगर तेल 90 से $100 फ़ी बैरल तक पहुंचा है, जहाँ पहुंचा, तो पाकिस्तान को, जहाँ पर मैं एक तरफ करंट अकाउंट खसारे की बात कर रहे हैं जो कि $4 अरब से ज़ायद का दबाव सहना पड़ सकता है, और दूसरी जानिब जो आवाम को पेट्रोल है फ़ी लीटर वो 180 रुपये तक इजाफे का सामना हो सकता है। इसके साथ साथ डॉलर की कीमत भी ज़ाहिर फ्लक्चुएट की करेगी, और जो रुपये की कदर है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अपनी जगह पर मौजूद होगा। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, और ये जो खाम तेल वाला मामला है, दुनिया की इकॉनमी, ये तो तेल एक उसका एस्पेक्ट है, ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से भी हम बात करेंगे। सरदार फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारी मशीत और खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सर ज़ाहिर है जब भी कहीं पर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है जिसमें जंग या वॉर की कैफियत होती है, और इवन कोई ऐसी चीज़ जो कि ट्रिगर हो रही हो या एस्केलेट हो रही हो, उस पर बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट आता है, और सबसे बढ़कर ग्लोबल इकॉनमी कहीं ना कहीं होती है। आप बहुत बेहतर अंदाज में हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें ये आइडिया दीजिएगा कि ये इस वक्त जो कशीदगी की सूरत हाल है, ज़ाहिर है तेल का मामला एक बहुत सीरियस मैटर है और इससे बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। जी बहुत शुक्रिया। तेल जो होता है उस पर पूरी दुनिया की मईशत चलती है, उस पर सारा सिस्टम चलता है, क्योंकि उससे पावर जनरेट होती है, और उस पावर के ज़रिए सारे निज़ाम, हर किस्म के छोटे बड़े निज़ाम चलते हैं। अभी इस वक्त जो मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, ये बहुत एक ख़तरनाक, पहले हम उसको ख़तरनाक कह रहे थे, अब उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पे बात चली गई है, और अब दुनिया में आप देख रहे हैं कि रशिया और चाइना ने भी काफ़ी एक सीरियस नोटिस लिया इस चीज़ का। ये मैं रशिया चाइना का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इस पर घूम के वापस आते हैं। जहाँ मईशत का ताल्लुक़ है, देखिए मईशत जो है जंग में नहीं हो सकती। एक वॉर इकॉनमी जो होती है ना, उसका ताल्लुक़ जंग से होता है, और अभी इस वक्त अगर हम देखें तो ईरान की वॉर इकॉनमी नहीं है, इज़राइल की वॉर इकॉनमी एक हद तक है, लेकिन वो तो सारा अमेरिका के इमदाद पे उसका सहारा है, वो तो उसके बगैर वो चल ही नहीं सकता। तो अगर आप देखें तो वॉर इकॉनमी जो है उसकी भी एक हद होती है, उसके बाद मईशत जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। लुबे लबाब सादा अल्फाज में ये है कि अगर ये बात और बढ़ी, जो लग रहा है कि अभी और फैलने लगी है, शुरू कहाँ से बात हुई थी और अब पहुँच कहाँ गई है, अब उसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, ईरान इन्वॉल्व हो गया है, हूसीज़ इन्वॉल्व हैं, आपके पूरे रेड सी में प्रॉब्लम हुई है, लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें अभी रेड सी में जो होने वाला है। सो आपकी मईशत दुनिया की जो है ना, वो काफ़ी उसमें मसले आने वाले हैं। आप नोट करेंगे कि थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएँ कि जब रेड सी में सुएज़ कैनाल का मसला शुरू हुआ था तकरीबन साल पहले, तो
शिप्स ने साउथ अफ्रीका के नीचे से जाना शुरू कर दिया था, उससे उनकी 5 से 8 गुना ज़्यादा कीमत हो गई थी ट्रांसपोर्ट की। इंश्योरेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। अब जब तेल पे मसला आएगा तो वो तो एक बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर सारी चीज़ें लेयर्ड होती हैं। अब मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। $100 की बात हो रही है, मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ये $120 तक जा सकता है। लेकिन हमें ये एनालाइज करना है कि हॉर्मोज़, क्योंकि अभी उसकी बात हो रही है कि उसको ब्लॉक करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को अगर ब्लॉक करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना का और EU का होगा, यूरोप का, अमेरिका का या इजराइल का नहीं होगा। सो ज़रा इसमें काफ़ी स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा। समराइज़ मैं इस तरह से करूँगा कि जो मईशत जंग में नहीं चल सकती, और जो मईशत जंग में चलती है वो चलती ज़रूर है एक हद तक, उसके बाद उसकी भी एक मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम एक सेंसिटिव सूरत हाल में है, और पाकिस्तान के लिए बिलखसूस ये जो 4 लाख बैरल हम दिन में इंपोर्ट करते हैं, हमें इसका बहुत अज़रबैजान से या किसी और से बात जल्दी से कर लेनी चाहिए ताकि हमारी सप्लाई चलती रहे। सरदार फ़हीम साहब, मेरा सवाल अगला पाकिस्तान के हवाले से ही है, क्योंकि ज़ाहिर अभी आपने जिक्र किया कि रोज़ाना की बुनियाद पे 4 लाख बैरल अगर हम इंपोर्ट करते हैं, हमें इस पे एक काउंटर स्ट्रैटेजी तो अपनानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस की हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है ये ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल से गुजर रही है। ये बजट भी जब आया है, इसमें जो तजावीज़ हुई हैं और जिस तरह से हम इस इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो है अभी भी कहीं ना कहीं लैक करता है। वी रियली नीड टू वर्क ऑन सो मेनी थिंग्स, और हमारे प्लान्स बड़े शॉर्ट टर्म में, इस पे आपसे मेरी पहले भी डिस्कशन हुई है। मैं चाहूँगी कि जो अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं और उनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कि हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है उसके ऊपर भी तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत मेजर आएगा। देखें, ऑल्टरनेट इकॉनमी, ऑल्टरनेट्स बनाना, ऑप्शंस बढ़ाना, अपने रास्ते वसी करना, ये एक स्ट्रेटेजिक फ़ैसला है जो हर एक लम्हे पर लम्हे होना चाहिए। जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने तेल का एक मुतबादिल मसला सोल्यूशन दे दिया था। आपको तेल पंप करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको बना सकते हैं बायोफ्यूल्स के ज़रिए। मैं एथेनॉल की बात नहीं कर रहा, वो शुगर केन से होता है। ये इसका एक तरीका होता है, मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ब्राज़ील जो है इसमें लीडर है, और आप ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन में से तेल निकालें, आप उसका एक प्रोसेस होता है वो आप करके 4 लाख बैरल हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक मसला है। जो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है पाकिस्तान का वो पेट्रोलियम ऑयल एंड लूब्रिकेंट्स का है, वो तकरीबन $20 अरब के लगभग हो जाता है। अगर ये कीमत बढ़ती है तो ये 20 अरब से तजावज़ कर जाएगा। अब जैसे आपने कहा ऑल्टरनेट हमारे पास होने चाहिए। चलें, जो सोल्यूशन हम बायोफ्यूल्स वाला है वो अगर हम अभी ना भी करें, अज़रबैजान हमें अपने सारे इन एसेट्स को टैप करना है, क्योंकि देखें मैं देख रहा हूँ कि सऊदी में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये जब एक तरफ से रेड सी का मसला होगा, दूसरी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का होगा, तो सऊदी जिससे हम सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं वो वहाँ पे एक मसला आ जाएगा। लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद तो नहीं हुआ ना, अभी मामला चल रहा है। हमने अपनी सप्लाईज़ बढ़ानी शुरू कर दी, अपनी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसे थोड़ा पहले हमें कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये मामला अभी इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला। रूस से भी तेल का हमें सोचना चाहिए, लेकिन मसला है कि हमारी रिफाइनरीज़ ने अभी तक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया कि उसमें, क्योंकि सल्फ़र कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो एक और मेहनत है जिसकी ज़रूरत है, पहले कर लेना चाहिए था। ऑल्टरनेटिव्स बनाना हमारा फ़र्ज़ है हमारे पास ऑप्शंस, और सबसे पहले वो अज़रबैजान का बंद है, और अज़रबैजान ने पहले भी हमें ऑफ़र किया था कि वो हमें तेल दे देंगे, क्योंकि एक मसला पहले हुआ था। तो इससे नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, भैया कि अब ज़रा एक एग्रेशन के साथ उसके पीछे जाना पड़ेगा। सो सरदार फ़हीम सर, आर वी थिंकिंग अबाउट दीज ऑप्शंस? आपने जो कहा, और क्या हम इसकी तरफ जा तो रहे हैं एज यू सेड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि ये मामला इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होता हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका ने डायरेक्टली इस वॉर का जहां वो हिस्सा बना है, और अभी जो ईरान रिटालिएशन मोड के ऊपर अभी भी है, मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए दे आर नॉट रेडी, अगर उनकी जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को भी देखा जाए, तो ज़ाहिर है
ये मामला हमें वी नेवर नो कि कब ये किस पॉइंट पे आके रुकेगा। सो आज़रबाईजान से आपने कहा कि उन्होंने हमें पहले भी ये ऑफ़र की थी और वी शुड थिंक अबाउट इट, लेकिन हमें इसको बहुत अर्जेंट बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा, बिकॉज जो सूरत हाल अभी इस वक्त हम अपने इस सारे सिस्टम में देख रहे हैं उसमें आर वी थिंकिंग अबाउट दीज एग्रेसिव स्टेप्स जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं? मेरे ख्याल है हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। और पाकिस्तान एक खुशाइन बात यह है कि जब पाकिस्तान किसी कोने में फंसता है ना, तब पाकिस्तान सही फैसले बहुत जल्दी लेते हैं और नए ऑप्शंस निकाल लेते हैं अपने लिए। तो खुशाइन बात यह इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें से कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन वो एक जो रिवायती तरीका होता है कि हम सऊदी से इंपोर्ट कर लेंगे, हम कुवैत से ले लेंगे, हम फ़लाँ से ले लेंगे, ये तो वो हमें थोड़ा सा ज़रा इसको चेंज करना पड़ेगा। और वो जो बायोफ्यूल्स वाली मैंने आपसे बात की, अगर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊं आपको हैरत होगी कि वो कितना आसान सोल्यूशन है। और हमने सिर्फ ब्राज़ील के साथ पार्टनर करना था कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। मकसद ये है कि हम एक सप्लाई पे हमें सारा सहारा अपना नहीं लेना चाहिए, हमें अपना खुद कफ़ील पहली बात है होना चाहिए, एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। अब आपको हैरत होगी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाय द वे हमने ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखें एक्सपोर्ट के फिगर्स, क्योंकि तेल कम कंज्यूम कर रहे हैं हम, तो बाकी सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जो पॉइंट है वो ये कि हमें अपनी सप्लाईज़ को बहुत री एनर्जाइज करना है और बिल्कुल नए तरीके से करना है। अब क्योंकि रिवायती तरीके से हम हमेशा पहले सोचते हैं, फिर हम गैर रिवायती तरीके की तरफ तब आते हैं जब कोने में फंसते हैं। तो सबसे पहले जो आज़रबाईजान वगैरह की हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको हम इमीडिएटली एक्टिवेट कर लें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सोच रहे होंगे उन लाइंस पे, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर वो एक ज़रा मसला आगे आ रहा है और ये इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप रशिया और चाइना के भी स्टेटमेंट्स देख लें तो अभी जो उन्होंने कल सिक्योरिटी काउंसिल में दिए हैं, तो ये बहुत बात अब दूसरी तरफ जा रही है। क्योंकि तो थोड़ा सा मैं जियो पॉलिटिक्स के 20 सेकेंड्स उस पर बात कर लूँ कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो सारा टूट रहा है और आपकी यूनाइटेड नेशंस जो है वो मुझे लग रहा है फारिग होने वाली है अनकरीब, क्योंकि कोई चीज़ उसकी फॉलो नहीं हो रही, कोई उसकी बात नहीं, जो जिसके पास पावर है वो उसकी नहीं मान रहा, या जिस पावरफुल के साथ है वो उसकी नहीं बात मान रहा। सो ये जो वर्ल्ड बेस्ड जो रूल्स बेस्ड सिस्टम था वो सारा चेंज होने वाला है। चाइना और रशिया नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि ये चीज़ मज़ीद इंटेंसिफाई होगी, कम नहीं होगी। और बाय द वे इसराइल से एक्सोडस हो रहा है, अगर हम लोगों ने नोट किया है, तो अभी बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। अच्छा, बहुत ऑब्वियसली वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, वी ऑल अग्री टू दैट। लेकिन अब सूरत हाल ये, आप चूँकि इकॉनमी को बहुत बारीकी से भी सदाफ़ समझते हैं, मुझे तो बिल्कुल एज ए लेमैन आइडिया उस तरह से कि मैं एक आम शहरी हूँ और मेरे कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। वी ऑल नो कि जब दुनिया में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस होती है और पाकिस्तान अपनी, जैसे आपने कहा, रिसोर्सेज को लेकर या अपने फ़ंड्स को लेकर हमेशा से इंटरनेशनल दुनिया के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। हम IMF के मरूने मिन्नत रहते हैं हमेशा, और जब भी कोई पॉलिसी चेंज होता है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली शहरी के ऊपर आता है, चाहे वो टैक्सेस की शक्ल में हो, बिल्स की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो। अब मेरा एक आम शहरी के तौर पे कंसर्न है कि जी अगर ये चीज़ें हमने इसके लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी ना बनाई, फिर जो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होने की वजह से दीगर अशाए खुरोनोश महंगी होंगी, एक पूरा सिस्टम है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। सो लोगों का जो कंसर्न है, हाउ वुड यू एड्रेस दैट? देखिए, लोगों का कंसर्न होता है बिल्कुल दिन के मामला पे, रोटी की क्या कीमत है, दाल की क्या कीमत है, घी की, गोश्त की, मुर्गी की, अंडे की, इसी पे ज़िंदगी चलती है। अगर इनकी कीमतें नहीं नीचे आएंगी, अगर ये हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम इसमें ख़ुद कफ़ील नहीं होंगे, तो हमारे लिए मसला होगा। मैं आपको दाल की मिसाल देता हूँ। हम तकरीबन 70 करोड़ डॉलर की पल्सेस, दालें शालें इंपोर्ट करते हैं। मुझे थोड़ा बहुत ज़रा का मैंने जानबूझ के एक्सपीरियंस लेने की कोशिश की, तो ये चीज़ें उगाना इतना मुश्किल नहीं है। तो पाकिस्तान तो एक ज़राई मुल्क है, यहाँ पे तो उगाना, मतलब इनका इंपोर्ट करना ही मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा मसला होना चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ को हमने कर नहीं दिया, क्योंकि इंपोर्ट्स पे हमने काफ़ी खुला रखा है अपने आप को। जो ख़ुद कफ़ील होना मेन चीज़ है। अब
एक जो आम शहरी है उनको इन चीज़ों से गर्ज है, उनको ये जियो पॉलिटिक्स और Yeah. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इस रेजोल्यूशन को किसने वीटो किया, कब किया, कैसे किया, वो उनको उससे कोई कंसर्न नहीं है। बिल्कुल। उनको है कि मेरा दिन कैसे गुजरेगा, दिन उनका कैसे गुजरेगा जब इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होगी, जब क्या कहते हैं आपको अशिया आसानी से मिल जाएंगे, सप्लाई की बात फिर आ गई। ये देखें ज़्यादातर बातें सप्लाई पे आके रुकेंगी और इंपोर्ट आपको ना करना पड़े। जो चीज़ आपको इंपोर्ट करनी पड़ी इसका मतलब आप किसी चीज़ के मातहत आप फंस गए, क्योंकि उस चीज़ की ट्रांसपोर्ट, उसकी बिलिंग, उसके एलसीज, ये वो लंबी कहानी है। ये हमें सिंप्लीफाई करना है अपने सिस्टम को। इसीलिए मैं वो बार बार अब आपने आम शहरी की बात की है, आम शहरी का ताल्लुक इनवेरिएबली जो तेल की कीमत है उससे भी लिंक्ड है। इसीलिए मैं जब मैं गवर्नमेंट में था मैंने सोल्यूशन एक दिया था कि आप अपना तेल बिल्कुल 5 लाख या 6 लाख बैरल का टारगेट लगा के बिल्कुल खुद कफील हो जाएं, और जो इंपोर्ट करना है करके उसको री एक्सपोर्ट कर दें रिफाइन करके। आपको वो एक बात आई थी। वापस मैं आता हूँ एक आम शहरी पे। आम शहरी को ना सिर्फ ये अशिया चाहिए, एक लोअर कीमत चाहिए, पर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि हमने तहफ़्फ़ुज़ दिखाया था भारत को हरा के उस जंग में, तो उसका मतलब है कि हम स्ट्रेटिजिकली हमने अपने आप को प्रूव कर लिया। अब मईशत के हवाले से जब हम आते हैं ना, बुनियादी चंद चीज़ों को हमें सीधा करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे मसले इतने बड़े नहीं हैं। मैं आपको इसकी एक एविडेंस देता हूँ। हम जितना तेल कंज्यूम कर रहे हैं वो मलेशिया और वेनेजुएला के लगभग है। ये तो कोई कंपैरिजन ही ना हुआ। तो हम इस पे कैसे फंस गए, क्योंकि ये 5 लाख बैरल तेल जो क्रूड ऑयल है इसको पंप करना या बनाना केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, ये हमें इस पे बहुत कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सरदार फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो ग्लोबल इकॉनमी है उसके ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से जनाब। तो मौसम की सूरत हाल कभी ठीक रहती है कभी नहीं रहती। अभी तो गर्मी है, अभी देखते हैं क्या सूरत है। ये जो हब्स है वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि एक बारिशों का स्पेल आ रहा है, सो हमने सोचा कि हम अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं। लाहौर से सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और कराची से मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। आप ज़रा हमें कराची के मौसम के हवाले से बताएँ जी, क्या सूरत हाल है? क्योंकि कराची में मैंने सुना था कि पिछले दिनों में कुछ अच्छा वेदर था लेकिन फिर गर्मी हो गई, तो अभी क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? अरमुला, वेरी गुड मॉर्निंग। कराची का मौसम तो इंतहाई 2 दिन से बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त मौसम था। सुरमई बादलों के डेरे थे। आज सुबह भी मौसम इंतहाई हसीन था यहाँ का, क्योंकि बादलों के डेरे थे। लेकिन सुबह 9 बजे के बाद से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि समंदरी हवाएं बहाल है। समंदरी हवाएं बहाल होने की वजह से हवा में नमी का ज़ायद तनासुब है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो शहर कराची का दर्जा हरारत जो है वो 2-3 रोज़ से 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही है, लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। पसीना ज़्यादा आ रहा है इस मौसम में। समंदरी हवाएं जो हैं वो बहाल हैं। शाम के औकात में जो है हवाएं कभी रुक जाती हैं और कभी मुअत्तल हो जाती हैं, कभी बहाल हो जाती हैं। ये सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 जून से जो है वो मानसून का पहले स्पेल की एंट्री होनी थी, लेकिन वो आज भी ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं होगी। गो के हब्स का माहौल बना हुआ है। इस वक्त हवाएं जो हैं वो 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 76% है, लेकिन बादल बरसने के आसार नजर नहीं आ रहे। अगर बात की जाए मानसून के पहले सिस्टम की, तो पहला सिस्टम जो है वो मशरकी हिस्सों तक पहुंच चुका है। उसको असरअंदाज होगा 1 से 2 रोज में कराची पहुंचेगा, तभी कहा जा सकता है कि बारिशें होंगी या नहीं होंगी। जबकि दूसरा जो सिस्टम है वो खलीज बंगाल में मौजूद है, जो कि आने वाले दिनों में शदीद कम दबाव की शिद्दत अख्तियार कर सकता है, जिसके बाद 26 से 27 के दौरान जो है शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। अगर बात करें
करें हम अरमिला अंदरूनी सिंध की, जो सिंध के दीगर इलाके हैं, तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि मौसम जो है वो शदीद गर्म है, हवाएं जो है वहाँ पर चल रही हैं, झक्कड़ चल रहे हैं। लेकिन सही। इस वक्त जो है 26 जून से जो है मीरपुर खास, थरपारकर, नवाबशाह, बदीन में जो है बारिशों की पेशिनगोई ठीक की है, गई है। ठीक जी, है। अरमिला। मुजम्मिल आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सलेमान चौधरी में लाहौर से ज्वाइन करें। सलेमान, लाहौर में क्या अच्छी खबर आप हमें सुनाने वाले हैं बारिशों के हवाले से? बिल्कुल जी, मौसम की बात की जाए तो लाहौर का जो मौसम है, देखा गया है कि गुज़श्ता 2 हफ्ते जो जून के गुजरे हैं वो शदीद गर्मी रही है, आज जिसकी वजह से लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 46 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। लेकिन 4 से 5 रोज़ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लाहौर की फ़िज़ा पर जो बादल छाए हुए हैं और उससे जो गर्मी की तपश थी सूरज की वो कम तो हुई है, लेकिन अब बारिश ना होने की वजह से हब्स का मौसम जो चल रहा है। कल बरोज़ अतवार हमने देखा है कि लाहौर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से गर्मी का कुछ जोर तो टूटा है। लेकिन ओवरऑल अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त जो मौसम लाहौर का है वो गर्म है, जिसकी वजह से बादल तो हैं लेकिन साथ साथ इसके हब्स भी चल रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री 37 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, आज जिसकी वजह से यहाँ पर आज को बारिश है उसका कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रवां जो हफ्ता चल रहा है इसमें 2 से 3 रोज़ के बाद लाहौर में अच्छी बारिश की जो तवक्को की जा रही है, जिसके बाद जो हब्स और इसके साथ साथ जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें नुमाया कमी वाक़ई आएगी। अभी मानसून में कुछ दिन बाकी हैं, जिसका जो इंतज़ार किया जा रहा है। जो PDM में उनकी जानब से अलर्ट जारी किया गया है कि पंजाब में जो इस साल जो मानसून की बारिशें हैं वो मामूल से 25% ज़्यादा होंगी। जिन शहरों की बात की जाए तो उनमें लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, जबकि गुजरांवाला ये कुछ शहर हैं, यहाँ पर मामूल से 60% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। ओवरऑल पंजाब के मौसम की बात की जाए तो देखा गया है कि जनूबी पंजाब, इसके साथ साथ जो वस्ती पंजाब के इलाके थे वो शदीद गर्मी की लपेट में हैं। आज भी बकर में जो दर्जा हरारत है वो 44 सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। इसके साथ साथ जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 40 सेंटीग्रेड से लेकर 43 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में आज दोपहर के बाद तेज़ गर्म हवाएँ चलेंगी और झक्कड़ चलेंगे। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि पोटोहार, इसके साथ साथ जो पंजाब के बलाई इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशनगोई भी की गई है। गुज़श्ता रोज़ भी देखा गया है कि बलाई पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, वहाँ पर गर्मी का जोर टूटा था, लेकिन जो बेशतर अजला हैं वो पंजाब के इस वक्त सख्त गर्मी की लपेट में हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलेमान, बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने सुबह सुबह में मौसम के हवाले से आगाह किया, और सिर्फ ये दुआ ज़रूर करें कि जब भी बारिश हो रहमत की बारिश हो। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आपको हम आज किसी और स्पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ हॉकी की बात करेंगे। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आज हम इस हॉकी, अपनी जो पाकिस्तान की हॉकी टीम है उसको डिस्कस करें, बिकॉज हम हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं और अब तो विद टाइम हमने दीगर स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करना शुरू किया, एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट। लेकिन हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है उसको हम जिस तरह से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, एक ज़माना था कि हमने राज किया है हॉकी के मैदान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद टाइम बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और हमने अब इस खेल को जिस हिसाब से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जी हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई है। 2 दिन पहले हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने, जो हॉकी टीम है उसने जो फाइनल में अपनी जगह बनाई थी और फ्रांस जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दी, लेकिन जो फाइनल है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसमें नहीं कामयाबी हुई। लेकिन स्टिल उसके बावजूद फाइनल में जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात है और उसको आज हम सेलिब्रेट करेंगे, उसमें हम बात करेंगे। 2 के मुकाबले में 6 गोल से पाकिस्तानी हॉकी टीम को शिकस्त हुई, लेकिन जो पूरी टीम ने जो कह लें मेहनत, डेडिकेशन और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हम सब आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हॉकी टीम के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान रज़ाक और मुनीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा खेला
और फाइनल में अपनी जगह बनाई। इंशाल्लाह अगली बार हम जीत कर आएंगे, ये हम इस बारे में पूरी उम्मीद है। सलमान, कैसा मैच था, फ्रांस जैसी टीम को हराना, और आप लोग गए, खेला, थोड़ा सा हमें अपने इस इवेंट के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नेशन कप था जो कि मलेशिया में हम खेल के हैं फाइनल। फ्रांस टीम एक यूरोपियन टीम्स जो भी हैं वो वर्ल्ड बेस्ट टीम्स में शुमार की जाती हैं, और फ्रांस जैसी टीम जो कि बेल्जियम, हॉलैंड और स्पेन जैसी टीमों के ख़िलाफ़ भी खेलती है, तो फ्रांस जैसी टीम को सेमीफाइनल में हराना ये पाकिस्तान टीम के लिए एक आसान चैलेंज नहीं था। लड़कों ने काफ़ी मेहनत की, टीम ने काफ़ी मेहनत की, मैनेजमेंट ने जो हमें प्लान दिया हम उस पर अमल किया और डिसिप्लिन हॉकी खेली, जिसकी वजह से हम फ्रांस को बीट कर सके सेमीफाइनल में। ज़बरदस्त। अच्छा मुनीब, आप बताएं, जाहिर है जैसे अभी सलमान ने भी बात की, आसान नहीं होता, बिकॉज हम विद टाइम देख रहे हैं कि आप लोग माशाल्लाह अच्छा खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, दो के अपने चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, उसके बावजूद एक स्ट्रॉन्ग टीम को टफ टाइम देकर हराना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसी है मैम, जैसे आपने अभी कहा, हम लोग 10 महीने पहले एशियन चैम्पियन ट्रॉफी खेले थे चाइना में, वहाँ पे हम लोग हुए थे ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग FAH नेशन कप में मलेशिया जाके इंटरनेशनल मैचेस खेलें। उसके बावजूद टीम की ये परफॉर्मेंस ये मेरे ख्याल में काबिल सताइश है, और जो लड़कों की एफ़र्ट थी उसमें हमारे जो कोच है, हेड कोच ताहिर जमान साहब, उनको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। सिर्फ 20-25 दिन के कैंप के अंदर छोटे छोटे एरियाज़ में उन्होंने काम किया और टीम गई, अच्छा परफॉर्म किया और फाइनल तक गए। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी हमारे लिए भी थी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बेहतर होगा इंशाल्लाह फॉर श्योर। अच्छा सलमान, अभी बात की कि पहले आप लोगों ने 10 महीने पहले चाइना के अंदर खेला था और अब आप लोग मलेशिया गए हैं। ज़ाहिर है प्रैक्टिस तो आप लोग अपने ओन पे करते हैं, लेकिन कैंप्स कितनी देर का हुआ? सिर्फ एक कैंप था, उसके दौरान आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग और वो प्रॉपर की है, लगते रहे ऑन एंड ऑफ? उसमें ये चीज़ थी कि ट्रेनिंग कैंप आई थिंक 1 से 2 चले हैं, पर 10 महीने का एक डिफरेंस जो है, 10 महीने का जो डिफरेंस है इंटरनेशनल हॉकी में, वो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा पीछे ले जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल मैच के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको ट्रेनिंग मिलना, पाकिस्तान में आई थिंक उस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि जिससे आप ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में करके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जाके मैचेस खेल सकें। इसलिए हमें उसमें थोड़ा सा ये है कि लड़कों के कुछ लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट हैं, कोई स्पेन में खेल रहा है, कोई फ्रांस में खेल रहा है, मैं खुद इंग्लैंड में लीग खेल रहा हूँ। उसमें ये होता है कि हमें थोड़े से मैचेस मिल जाते हैं और इंटरनेशनल एक्सप्लोजर मिल जाता है खेलने के लिए। पर यह है कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से अपील ही करते हैं कि हॉकी के लिए कोई एयरली कैलेंडर बनाया जाए, जिसमें हमारे मैच डिसाइड किए जाए, हमारे टूर्स डिसाइड हों कि हमने इस डेट को अवेलेबल होना है और इस डेट को हमारा ये टूर है, जिससे ये है कि हॉकी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है हॉकी के लिए जी। ये तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे लगता है कि ये बात कर रहे हैं कि इनके लिए एक ईयरली प्लान होना चाहिए और उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हमें और बहुत सारे एरियाज़ पे वर्क करना है। बिकॉज मैं भी ऑफ एयर यही बात कर रही थी कि आई वाज ट्राइंग टू लुक, बिकॉज मैं इस फैक्ट से अवेयर थी कि हमारी हॉकी टीम खेल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी भी टेलीविज़न के ऊपर जो स्पोर्ट्स चैनल है मुझे कोई लाइव ये मैच देखने को नहीं मिला। आई हैव टू मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू चेक किया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिकॉज ये लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक स्पोर्ट दिखाएंगे नहीं लोगों को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। सो वी रियली नीड टू वर्क ऑन सो मैनी एस्पेक्ट्स कि हमने अपनी टीम को तो जहाँ पे फैसिलिटेट करना ही है, इस खेल के लिए लोगों का इंटरेस्ट और डेवलप करना है। बिकॉज वही बात है कि माजी के अंदर इतना ब्राइट हमने देखा है अपना सारा हॉकी का सिस्टम, तो ये दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा मुनीब, जैसे अभी इन्होंने भी बात की सलमान ने, मुझे थोड़ा सा बताएं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप लोगों को क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि जाहिर है जब आपने फ्रांस को हराया और आप लोग अपने मोमेंटम में थे पूरी टीम, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या चैलेंजेस रहे आपको? आई थिंक रिकवरी नहीं कर पाए हम लोग। रेस्ट तो पूरा था, बट जो बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस रिकवरी की, वो नहीं कर पाए। और उनका स्टार्ट बहुत अच्छा था, हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो जो लीड थी उसको हम लोग कम करने की कोशिश में लगे रहे, वो पूरा नहीं कर पाए हम उसको। लेकिन ये कि फ़्रांस को हराना, वो टॉप क्लास की टीम है और शूट आउट के ऊपर मैं गोलकीपर हूँ और मैंने शूट आउट रोके अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये था कि हमें गोलकीपर कोच चाहिए टीम के साथ, ये पूरा प्रॉपर एक सिस्टम है
ये सिर्फ गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि जितने भी फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं हमारे उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे जो डेली अलाउंस है, इंटरनेशनल अलाउंस, डोमेस्टिक अलाउंस, तो अभी तक क्लियर नहीं किए गए। तो हमारी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट अभी तक ओपन नहीं हुए, उसके ऊपर काफ़ी दफ़ा हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं हमारे हमाद भट्ट कैप्टन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट की है, और होपफुली उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। इंशाल्लाह एंड आई होप, और मैं भी अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी। अच्छा सलमान, जैसे अभी मुनीब ने बात की कि हर वक्त ज़ाहिर है जब एक मोमेंटम टीम का बिल्ड हो रहा है, जैसे आप लोगों ने इस इवेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी और आप अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेले, आपने उनको शिकस्त दी, लेकिन एट द सेम टाइम वही बात है कि कोचिंग, मेंटरशिप, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एक एथलीट की फिटनेस भी इस पे बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। अब आपने रिकवरी वाला जो चैलेंज अभी बात कर रहे थे मुनीब, इसके लिए भी ऑब्वियसली आप लोगों के साथ होंगे लोग जो आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे, तो क्या और मज़ीद बेहतर इन फैसिलिटी के हवाले से या प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से मार्जिन है हमारे पास इस पर्सपेक्टिव में? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ये फैसिलिटीज़ की बात की है, आई थिंक पाकिस्तान में उस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल एथलीट के लिए होती है। अब पाकिस्तान में आई थिंक हॉकी के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में आई थिंक प्लेयर की जो वेलफेयर है उस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो हैं डिपार्टमेंट्स, जिस तरह मुनीब ने भी बात की है कि डिपार्टमेंट्स वगैरह बिल्कुल बंद है। इवन कि हमें फेडरेशन बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करती है, पर यह है कि अगर फेडरेशन को सपोर्ट किया जाए, हमारे जिस तरह तारक मीर बुगटी साहब प्रेसिडेंट हैं, राना मुजाहिद सेक्रेटरी हैं, वो लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे लड़कों में भी कॉन्फिडेंस आता है। हमारी मैनेजमेंट में ताहिर भाई हैं, उनका लड़कों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर, पर मैनेजमेंट की तरफ से सब कुछ है, पर ये है कि अब उनको भी तो सपोर्ट देना कोई, ऊपर लेवल पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी फेडरेशन के साथ उनके साथ रब्ता करें, उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट करें और फेडरेशन आगे प्लेयर्स के लिए काम करे। ज़बरदस्त। तो अब जब आप लोग वापस आए हैं, कैसा रिस्पॉन्स है मुनीब, आप बताएं ज़रा, फैमिली, फ्रेंड्स, लोगों का कैसा वेलकम रहा आप लोगों? फैमिली की तरफ से अच्छा था, दोस्तों की तरफ से भी अच्छा था, रिलेटिव्स वगैरह से अच्छा था। बाकी जिन लोगों से उम्मीद थी उनकी तरफ से कुछ अच्छा नहीं था, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा वेलकम जिस तरह हम फील कर रहे थे कि ऐसा होगा। लास्ट में जैसे अजलान शाह में हुआ था हमारा साथ, लेकिन फिर भी वही गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई नहीं आया आप लोगों को आई रिसीव थिंक सो कोई भी करने? नहीं था। हमारे फेडरेशन के लोग थे, कुछ हमारे रिलेटिव्स और फैमिलीज मेम्बर थे, और मीडिया के स्पेशली, और मलेशिया में जो पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग और ओवरसीज़ जो मीडिया के लोग थे, उन लोगों ने वहाँ में बड़ा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। जो कवरेज थी स्पेशली क्राउड को, वो स्टेडियम फुल करने में उनका बड़ा अहम रोल था वहाँ पे। जी वो मोटिवेशन थी हमारे लिए। क्या बात है। तो आप भी सलमान इस चीज़ से नहीं, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि जाहिर है आप जीते हैं और आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया है, फाइनल नहीं जीते, इट्स ओके। अगली बार जाहिर है जिस हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आप ये भी खेल रहे हैं, ये भी एक गनीमत है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग तो स्पोर्ट्समैन हैं, आप लोग कहीं ना कहीं एफर्ट पुट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका वेलकम कैसा रहा और आप किस चीज़ से थोड़े अपसेट हुए कि आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को फिर लोग रिसीव करने नहीं आए, अप्रिसिएशन, एनीथिंग? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जिस तरह मुनीब भाई ने कहा कि हम लड़कों में हो रही थी डिस्कस वगैरह, ये कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट करने के लिए या वेलकम करने के लिए, पर उस तरह कोई भी हमें गवर्नमेंट का कोई भी आप कहने के नुमाइंदा हमें नज़र नहीं आया। हमारे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, फेडरेशन के कुछ लोग थे, उन्होंने वेलकम किया। इस चीज़ से हमें थोड़ी सी म्यूसी हुई है, क्योंकि जिस तरह नो डाउट हम इस चीज़ के लिए नहीं खेले थे कि हमारा पाकिस्तान में जाके वेलकम होगा या हमें इस तरह हाईलाइट किया जाएगा। हम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के झंडे की बात आती है ना, तो उधर हम फिर कुछ भी नहीं देखते। हम अपने ग्राउंड में जब उतरते हैं, इवन कि हमें अभी तक जो उस टूर्नामेंट के डेली अलाउंसेस वगैरह भी नहीं मिले थे, तो हम फिर भी फाइनल खेले हैं विदाउट डेली अलाउंसेस और विदाउट इन चीज़ों के। पर यह है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर हम इस चीज़ के लिए होते हैं। ये जो तर्ज अमल है ना, ये इशू है। देखें, आप अगर एक प्लेयर को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको वैसे ही किसी तरह की फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लेयर का जो मोरल है या उसकी जो एंथुजियाज़म है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करता है। सो आई थिंक कि ये तर्ज अमल बदलने की ज़रूरत है। एटलीस्ट दादी दे दें, कुछ और नहीं दे सकते आप लोग। तो ये प्लेयर्स के साथ साथ इवन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और मैंने जो पहले बात की कि हम अपने नेशनल स्पोर्ट को किसी चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे लाइव। हमारी टीम खेल रही है, फ्रांस जैसी टीम को हरा रही है, उसके बाद हम फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एंड नोबडी नोज। ये सारी चीज़ें हमें फोकस करने की जरूरत है। आई अग्री कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मसरूफियात हैं, बट देयर इज़ अ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिसके अंडर ये सब कुछ आता है और जिसका ये काम होना चाहिए कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि प्लेयर को जो है फैसिलिटेट किया जाए, उसकी जो अलाउंसेस है उसको मैनेज किया जाए, उसके सारी चीज़ों को बैलेंस किया जाए। अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो आई एम सरप्राइज्ड कि व्हाट एल्स दे आर डूइंग राइट नाउ। बिकॉज अगर आप अपने नेशनल स्पोर्ट के लिए ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड प्राउड ऑफ यू गाइज कि आप लोग इस सारी सूरत हाल की बावजूद, इस सारी सूरत हाल इन सर्कमस्टांसेस के बावजूद अच्छा खेल रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट सीए पंजाब, हमारी पंजाब की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एवरीवन रिलेटेड टू दिस स्पोर्ट, आप प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, एटलीस्ट दाद दे दें। यही इन प्लेयर्स के लिए बहुत होता है। इन द एंड हमें कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से, पूरी कौम को आप पे फ़ख्र है। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे पीपल वर चीयरिंग फॉर यू, सेलिब्रेटिंग यू, आप सबकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं लास्ट पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस हालात में हम गए थे खेलने के लिए, उम्मीद नहीं थी कि हम इस स्टेज तक आएंगे, पर यह है कि टीम की एफ़र्ट थी, कुछ हमारे रिलेटिव्स की दुआएं थी, फैमिली की, पेरेंट्स की, तो और जो दूसरे देखने वाले हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआ की है, मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनसे कहता हूं कि इसी तरह पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान जो अपना खोया हुआ मुकाम है उस पर वापस आएगी इंशाल्लाह। मुनीब, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने भी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के हॉकी फैमिलीज़ में जितने भी मेंबर हैं और ओवरसीज़ स्पेशली, फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्राउड फुल, हाउसफुल, और हारने के बावजूद उन लोगों ने हमें मोटिवेट किया, एप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिली, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली उनकी तरफ से। और इसका क्रेडिट फाइनल तक पहुंचने का क्रेडिट मेरे ख्याल में सिर्फ टीम मैनेजमेंट को और टीम को जाता है, इनकी एफर्ट की वजह से। और कौम की बिल्कुल दुआएं साथ ही, और आप सबका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। हमारे लिए फ़ख्र और ऑनर की बात है कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आप हमारे हीरोज़ हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान, बहुत शुक्रिया आपका भी, मुनीब आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपने बच्चों को इन हीरोज़ के बारे में जी बताएं, उनको पता होना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिनको असल में हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और एक बार फिर मैं जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगी मिनिस्ट्री से भी और बहुत सारे लोगों से कि प्लीज़ इधर भी एक नज़र करम डालते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल जॉब यू हैव टू डू। ये सब चीज़ें इन प्लेयर्स के लिए करना आपकी ज़िम्मेदारी है और ये आपकी मिनिस्ट्री का काम है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम एक आदत के हवाले से बात करेंगे। सुबह उठें, रात को सोने से पहले हम सब की आदत होती है फ़ोन देखना है, उस पर स्क्रॉल करना है, और फिर ये स्क्रॉलिंग की आदत इस कदर ख़तरनाक हो चुकी है कि आपकी लाइफ में हर थोड़ी देर बाद आपको अपना फ़ोन चाहिए, जिस पे आपको कभी इंस्टाग्राम, कभी नेटफ्लिक्स और कभी कहीं कुछ भी करना है, बस फ़ोन इस्तेमाल करना है। बेसिकली आज हम डोपामीन ओवरलोड की बात करेंगे कि क्या चीज़ है हमारी जो अब इवन हमारी जो यंगर एज है या एल्डर, हमारे जो एल्डर्स हैं उनके अंदर भी आदत विद टाइम प्रिवेल करेगी। क्या वजह है कि हम हर वक्त फ़ोन या स्क्रॉल करने की आदत में मसरूफ़ रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मेहताब हमीद इनका नाम है, ट्रेनर हैं, राइटर हैं, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये हमें जो डोपामीन ओवरलोड है इसका इस टर्मिनोलॉजी के हवाले से बताएं कि क्या चीज़ है
जो कि आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि डोपामाइन जो केमिकल है ये रिलीज़ क्यों होता है। सो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिससे हमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, रिवार्ड की सेंस हमारे माइंड में डेवलप होती है, वहाँ पे डोपामाइन रिलीज़ होता है। अच्छा, अब बहुत से हमारी जो वर्ल्ड है इस टाइम डोपामाइन कह लें कि डिस्ट्रैक्शन की वर्ल्ड है। हर एक्टिविटी में डोपामाइन इन्वॉल्व है और जब हम वो एक्टिविटी करते हैं तो हमारे माइंड में वो प्लेयर का एहसास आता है। अब मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में कुछ ऐसी गेम्स हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, जब हम देखते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होती है, जिसकी वजह से डोपामाइन ओवरलोड का कॉन्सेप्ट आता है। अब डोपामाइन नेशन एक किताब है बाय डॉक्टर एना, और वो कहती हैं कि जब ये इसकी डोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस प्लेयर का एहसास जो माइंड में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब क्वांटिटी बढ़ती है बट प्लेयर का एहसास कम होना शुरू हो जाता है। अब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और प्लेयर का एहसास कम होगा, उतना ही हम बेचैन होना शुरू हो जाएंगे, उतना ही हमारी पर्सनैलिटी में फ्रस्ट्रेशन आएगी, हम मेंटली थके थके महसूस करेंगे और हमारी रूटीन जो है बड़ी डिस्टर्ब रहेगी। इट मीन वी कैन से कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वो कहती है कि अगर आपने इससे बचना है तो आपने इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए प्लेयर के साथ पेन अटैच है, और ऐसा पेन जो प्लेयर की तरफ लेके जाए। सो जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर, तो एक्सरसाइज में आपको बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना है, एक पेनफुल एक्टिविटी है, बट उस पेन के साथ प्लेयर एसोसिएटेड है बिकॉज उससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है। सो वो कहती है कि आपने ऐसे पेनफुल एक्टिविटीज़ को साथ ऐड करना है जो प्लेयर की तरफ लेके जाएं, ताकि आपका डोपामाइन जो है वो बैलेंस में आ जाए, और जब वो बैलेंस में आएगा तो आप ओवरलोड की सिचुएशन स्टेट से निकल आएंगे। और अगर ओवरलोड की सिचुएशन से ही नहीं निकलेंगे तो आपके प्लेयर की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, जो आपको बेचैनी देगी, और आप फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपकी सोशल बॉन्डिंग वीक होना शुरू हो जाएगी बिकॉज सोशल बॉन्डिंग के लिए जो केमिकल है उसको आप लोग एक्टिव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप की साइंस है, केमिस्ट्री है, वो डैमेज होना शुरू होगी, आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे। सो ओवरऑल आपकी इमोशनल हेल्थ, वेल बीइंग जो है वो डैमेज होगी। अच्छा नदाब साहब, ये जो भी आपने बात की बड़े अच्छे अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें एक फैक्टर ये है कि अब दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये अब आदत नहीं रही है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अब जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तर्ज का काम भी करते हैं कि उनको हर वक्त एक्टिव रहना है अपने फ़ोन्स के ऊपर, अपने लैपटॉप्स के ऊपर। हमें रियलाइजेशन कब होगी कि हम इस चीज़ की हमें एडिक्शन हो गई है? ये जो हम जिस डोपामाइन ओवरलोड की बात कर रहे हैं वी आर पार्ट ऑफ इट, राइट? देखिए, जो एडिक्शन है इसकी रियलाइजेशन यही है कि आपकी बॉडी थकावट महसूस कर रही है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका जो प्लेयर का स्टांस है वो कम होता जा रहा है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। सो इसका हल ये है कि हमने अपनी रूटीन के अंदर कुछ लिटिल बिट चेंजिंग्स लेके आनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पे काम करते हैं, आप 30 मिनट के स्लॉट में 5 मिनट रिलैक्सिंग के रखें, जिसमें आपने अपने डोपामाइन को डिटॉक्स करना है, आपने मोबाइल से दूर रहना है, 5 मिनट आपने उसकी तरफ नहीं देखना, और आपने ऐसी ब्रेक्स अपनी रूटीन में ऐड करनी है। लाइक कि आप अगर 10 आवर्स काम कर रहे हैं और उसमें 30 मिनट्स की आप अगर ब्रेक ऐड कर लेते हैं कुछ थोड़े थोड़े स्लॉट लेके, सो आई गेस कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बट ये क्या होगा कि ये आपके उस ओवरलोड स्टेट को रिलीज़ करेगा, उसको बचाएगा, और आप बैलेंस स्टेट की तरफ आना शुरू होंगे। बिकॉज जब तक आप बैलेंस की तरफ नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली आप एडिक्शन की तरफ चले जाएंगे, और एडिक्शन की इंटेंसिटी जितनी बढ़ती जाएगी फिर आपकी लाइफ में जो प्लेयर की इंटेंसिटी है वो उतनी कम होती जाएगी, उसका कैनवस उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। सो हमने उस कैनवस को बैलेंस रखना है। कैसे? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ब्रेक्स ऐड करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। नंबर 3, आपने इंटरेक्शन करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशंस को क्वालिटी टाइम देना है। बिकॉज जब आप क्वालिटी वन-ऑन-वन डिस्कशंस होनी चाहिए। यस, आपने सोशल इंटरेक्शन से, बिकॉज जब हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो हमारा फिजिकल इंटरेक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप ओवरलोड की स्टेट में चले जाते हैं। सो इसके साथ साथ आपने माइंडफुलनेस की कुछ टेक्निक्स को अपनाना है, बिकॉज हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम खाना खाते हुए भी मोबाइल फ़ोन को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम माइंडफुल की स्टेट में नहीं होते, हम उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करते। सो आप जो भी काम कर रहे हैं अदर देन जॉब, आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करें, बिकॉज जब आप एंजॉय करेंगे तो डेफिनेटली आप बैलेंस की स्टेट में आते जाएंगे, और जैसे ही आप बैलेंस की स्टेट में आएंगे अल्टीमेटली आपकी माइंड की हेल्थ जो है वो बेहतर होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच मेहताब अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। इट वाज अ शॉर्ट टाइम लेकिन स्टिल यू ब्रीफ्ड इट वेरी वेल। जाहिर है ये जो हम जिस आदत की या जिस अपनी लाइफ के हिस्से की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सब इसका शिकार हैं, और इन्होंने कुछ
प्रैक्टिसेस हैं कि आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी है आपने ब्रेक्स लेनी है, इंटरवल्स के साथ आप इस्तेमाल करें, इवन आपका काम भी इस पे है, या आप जो क्वालिटी टाइम है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, डू ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। और जो फिजिकल या वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कहीं ना कहीं लैग करती है। प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।